दोस्तों नमस्कार। कथुवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीजीटी का पेपर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 14 सितंबर को होना निश्चित है। 14 सितंबर को होना है उसका पेपर। रोल नंबर आ गए होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर में हम अभी तक बात कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो पेपर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको देख सकते हैं। उनके अंदर जो जो चीज़ें हमने करवाई हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पीछे जाइए, आप वीडियोज़ में जाइए, चैनल को खोलिए, वीडियोज़ में जाइए और वहाँ पे उनको आप चेक करिए। पेपर में हम वही करवा रहे हैं जो हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि बच्चे इनके बारे में कहीं पढ़ के ना जाए। तो हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है। आज 5वां दिन है हमारे लेक्चर का। ठीक है, तो आज 10 तारीख हो गई है। 5वां आज, 11, 12, 13, तो 8 लेक्चर हम करवा पाएंगे। यानी कि 8 टॉपिक ऐसे हो जाएंगे हमारे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इस बात को शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करिए ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट नहीं करते, आप देखते हैं छोड़ देते हैं, फिर देख करके कमेंट करिए कि हाँ सर ये था, ये चीज़ रह गई है, ये नहीं रही है। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सही नहीं लगता, वो सब चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो हम जो गलतियाँ करते हैं फिर उनमें सुधार कैसे होगा। ठीक है, और हम जो सही कर रहे हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो चीज़ें बताएं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, और न्यायिक सक्रियता। ठीक है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म। ये 2 टॉपिक हैं हमारे पास आज, और इनमें से जहाँ तक संभावना है, जुडिशरी के बारे में जब भी आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो हम आज इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। अब ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू हम पढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन हम पढ़ते हैं, समीक्षा हम करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या मतलब होता है कि जुडिशरी जो है वो समीक्षा करना चाहती है, वो उसका पुनरावलोकन कर रही है, उसको रिव्यू कर रही है। तो इसका मतलब होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामान्य तौर पे हम इसको देखते हैं, जैसे भारत जैसे देश में, यूएसए के अंदर इसको देखते हैं। लेकिन हम अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रणालियाँ देखते हैं लोकतंत्र की। जैसे आप एकात्मक प्रणाली देखेंगे कई जगह पे, ठीक है, कहीं पे संघात्मक देखेंगे। तो एकात्मक में क्या होता है, संविधान लिखित होता नहीं है, वहाँ पे अलिखित संविधान की परंपरा है। तो वहाँ पे जुडिशरी जो बहुत कमज़ोर होती है इस मामले में, वो रिव्यू नहीं कर पाती है। वहाँ संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है कि संसद जो वो सर्वोच्च है। ठीक है, और जो संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली में कानून को जो है उसको सर्वोच्च माना जाता है। तो यानी कि जो फेडरल कंट्री है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ये ज़्यादातर फेडरल कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे लिखित संविधान आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, वहाँ आपको ज़्यादा आभास होगा कि यहाँ जुडिशियल रिव्यू है। जैसे मैं आपको अगर हम इसकी बात करें कि इसमें होगा क्या, कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो न्यायपालिका की वो शक्ति है जो कार्यपालिका और साथ में हमारी जो विधायिका होती है, विधायिका, इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है, ठीक है, उस कानून की समीक्षा करेगा। ठीक है, उस कानून की समीक्षा करती है। अगर वो कानून समीक्षा के अंदर असंवैधानिक,
असंवैधानिक मिल जाए तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसे रद्द कर देगी। ठीक है, समझे मेरी बात को। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, पेपर के अंदर भी बना के आ सकते हैं कि न्यायपालिका उसकी शक्ति कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करेगी। अगर कानून असंवैधानिक है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास में क्या है कि जैसे मारबरी बनाम मेडिसन केस आया था एक मारबरी बनाम मेडिसन केस है 1803 का, यूएसए के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था चीफ जस्टिस ऑफ यूएस ने, इसने कहा कि हमने जो है एक सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट अपनाया है कि भी सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, और सर्वोच्च कानून का सिद्धांत अपनाया है कि कानून जो है वो सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कुछ नहीं होगा, और सरकार जो होगी वो एक सीमित सरकार होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, वो सिर्फ कुछ कामों को देखेगी, हर एक काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, कानून के हिसाब से देश में व्यवस्था चलेगी। इसलिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कानूनों का रिव्यू कर सकती है। उसने कहा कि न्यायपालिका जो है, जो विधायिका है और कार्यपालिका है, इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन सभी का रिव्यू कर सकती है। ठीक है, ताकि क्या रहे कि सरकार की शक्तियों पे नियंत्रण रहे, कानून की सर्वोच्चता बनी रहे। ठीक है, इसी को हम जो है आज के समय पे जब हम बात करते हैं नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था बोलते हैं, मतलब चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस जो है इसकी व्यवस्था बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस की, कि भाई एक दूसरे पे सभी आपस में नियंत्रण करते हैं। कि जैसे कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका और विधानपालिका पे नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है, और विधायिका जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका पे नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले यही वो केस था जिस केस में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, या हम ये कहें कि न्यायिक समीक्षा जो है वो शुरू की जाती है। भारत में कैसे शुरू होती है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले जब शुरुआत की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक फेडरल कोर्ट बनाई। पहली बार भारत में फेडरल कोर्ट बनती है 1935 में, और 1937 में जो है ये बन करके तैयार हो जाती है और शुरुआत हो जाती है इसकी। ठीक है, इसी एक्ट में जो है क्या कहा गया कि संघ और राज्य के मध्य जो है हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि भाई राज्य की और संघ की ये शक्तियाँ हैं, और कार्यपालिका ये काम करेगी, विधानपालिका ये काम करेगी, न्यायपालिका ये काम करेगी। ठीक है, तो संघ न्यायालय को सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो फेडरल कोर्ट हमारी बनी, जो हमारी संघीय न्यायालय हमारा बना भारत का, उसमें हमने न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान कर दी कि वो जो है कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों को देख सकती है, उनमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, इसके बाद एक किताब लिखी गई है, के एम पनिक्कर नाम है व्यक्ति का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या पेपर में लिखना मत भूलिएगा ऐसी चीज़ों को। इन लोगों को नाम आप लिखेंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता पेपर। इनकी किताब है फेडरल इंडिया। अब फेडरल इंडिया को लिखिएगा, व्यक्ति देखते ही समझ जाएगा पढ़ा हुआ व्यक्ति है, अच्छे से लिख के गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, संघीय न्यायालय के 15 लोग, सॉरी थोड़ा बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी तो मैंने रिकॉर्डिंग रोकना समझा। ठीक है, तो इसमें क्या है, के एम पनिक्कर ने किताब लिखी थी फेडरल इंडिया। इसमें इन्होंने ये कहा कि संघीय न्यायालय के 15 लोग जो है उनकी स्थिति को इन्होंने अनिवार्य बताया है कि जो संघीय न्यायालय के जो 15 लोग हैं उनकी स्थिति जो है एक मजबूत स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा ने जो है इसको लिखने की बजाय अलग अलग प्रावधान और पुनरावलोकन से संबंधित कर दिया। मतलब भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि न्यायपालिका जो हो वो कार्यपालिका विधानपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, उनका पुनरावलोकन कर सकती है, उनका रिव्यू कर सकती है, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन
ये ज़रूर बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं ऐसे हैं जिनके अंदर ये कहा गया है कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ समझिए कि न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी जो हैं उन्होंने न्यायिक समीक्षा की दो श्रेणी बताई हैं। सैयद शाह मोहम्मद कादरी इन्होंने दो श्रेणियाँ बताई, जैसे एक तो संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा कि भाई किस चीज़ की न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि संवैधानिक संशोधन जो होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि भाई ये जो संशोधन किया है ये ठीक है या गलत है, और जितना सही है उसको उतनी मात्रा तक रखेंगे और जितना गलत होगा उसको शून्य कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है। संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों कानून की न्यायिक समीक्षा, यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के जो कानून होते हैं और अधीनस्थ विधान जो होते हैं जितने भी, उनके कानूनों की समीक्षा करेगी ये कि उन्होंने क्या बनाया है। ठीक है। संघ और राज्य के अधीन प्राधिकारी जितने होते हैं, संघ और राज्य के अधीन जितने भी जो कर्मचारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, अथॉरिटी होती हैं, ठीक है, उनके प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसकी भी न्यायिक समीक्षा करने का इनको अधिकार है। वही कोई प्रशासनिक अधिकारी ही मान लो वो किसी एरिया में जो है मनमर्जी से काम करना शुरू कर दे, जैसे कहे कि बुलडोजर लेके आओ तोड़ो इसके घर को। ठीक है। ऐसे न्यायालय बोल देगा, अभी बोला भी है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी ने कोई आंदोलन में भाग लिया, किसी और एक्टिविटी में भाग लिया, उसके निवास स्थान को कैसे तोड़ सकते हैं आप? ये अधिकार किसने दिया और किस कानून में लिखा हुआ है कि आप उसकी इस संपत्ति को तोड़ेंगे? ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए ठीक है, तो आगे क्या है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो पेपर के अंदर आप लिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही लिखेंगे आप कि न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में कहाँ कहाँ किस किस आर्टिकल में दिखाई देती है। रट्टा मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आर्टिकल तो याद रहेंगे ही आपको। जैसे आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि ये कहा जाता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अगर ऐसा कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जो भी कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के जितना अगेंस्ट होगा, मान लो कानून 100% है, 100% में से 20% जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, तो 80% कानून जो है वो वैलिड रहेगा, और इसमें से 20 ये जो 20% कानून है इसको जो है जीरो मान लिया जाएगा कि भाई इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 13 के तहत जो है वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है। ठीक है। और इसी के साथ जो है एक 226 आर्टिकल भी जोड़ लीजिए, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के मामले में और अन्य मामलों में। हाई कोर्ट जो है वो अन्य मामलों में और फंडामेंटल राइट्स दोनों के मामलों में जारी कर सकता है। आर्टिकल 14 न्यायिक पुनरावलोकन का एक अवसर देता है। देखो आर्टिकल 14 क्या करता है, न्यायिक पुनरावलोकन का एक अवसर देता है कि जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के समान समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो किसी के साथ जो है कानून तो ये कहता है कि जैसे अब मान लो कोई अपराधी है और वो किसी केस में है, कोई रेप केस में फंस गया और बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है जनता का, और सरकार बोल दे नीचे नीचे कि एक काम करना, इसको भटका दो। ठीक है। तो क्या होता है, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, गाड़ी पलट गई, भागने की कोशिश की, गोली मार दी गई इसको। ठीक है। फिर कोर्ट पूछता है कि यार तुम लोगों को अधिकार किसने दिया गोली मारने का, तुम तो हर बार गाड़ी पलटा रहे हो, तो ये एनकाउंटर का अधिकार ठीक नहीं है। फिर वो क्या होगा, उसकी समीक्षा होगी कि भाई इसका अधिकार था, ये साबित तो हुआ नहीं था, तुमने तो बिना साबित किए तुम खुद कोर्ट बन गए, न्यायाधीश बन के बैठ जाते हो। तो कानून के समान इसको कम से कम वो तो होना चाहिए कि ये अपना वकील कर सके, बात कर सके, केस लड़ सके। ठीक है। इस तरीके से कानून के समान समानता की बात होती है। ठीक है। कानून के समान समानता एक और भी चीज़ है कि भाई
किसी व्यक्ति के साथ जो है, मान लो कोई गरीब है कोई अमीर है, दोनों में फ़र्क हो रहा है और व्यक्ति कोर्ट पहुंच जाए और फिर कोर्ट बताएगा कि हाँ ये गलत है ये सही है, ठीक है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार जो है, ठीक है, वो भी आपको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। आर्टिकल 19 जो है, कुछ जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये कहीं पे भी रहने की, आने की, जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो क्या है कि राज्य जो उनके ऊपर कुछ न कुछ रोक लगाएगा कि भाई जैसे मान लिए कि भाई आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो बोले कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है लेकिन मानव तस्करी तो नहीं कर सकते ना आप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा आपको मान लीजिए कि उसके ऊपर रोक लग गई, आप कहें कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, ठीक है, आ जा सकते हैं, लेकिन जैसे निर्बंध हैं कि भाई आप महिला टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, महिलाएं पुरुष टॉयलेटों में नहीं जा पाएंगी, ये बंद है। अब कोई कहे कि नहीं 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 मैं तो यहीं पे जाऊंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो रोक है, कहा कि नहीं ऐसे नहीं, आप जा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। दूसरा फिर जैसे आने जाने की स्वतंत्रता में कहा गया है कि आप देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, निवास स्थान भी कहीं भी रह सकते। आप कहेंगी मैं तो जो है भारत के संसद भवन में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए कहेंगे हाँ चले जाइए, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कैसे जाना है, ठीक है। आप कहें कि मैं तो समुद्र के किनारे जा रहा हूँ, वो बताया जाएगा कितने एरिया तक आप जा सकते हैं, ठीक है। आप कहें मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ, वो बता देंगे कि इस एरिया में। आप कहें मैं तो जंगल में रहना चाहता हूँ, मेरे तो जंगल में रहने की इच्छा, कहेंगे नहीं ये जंगली जानवरों का एरिया है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम मानव के बीच रहो, ह्यूमन बीइंग के बीच रहो, तुम यहाँ मत रहो, ये जंगली जानवर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हें भी खतरा है यहाँ पे। तो इस तरीके से रोक निर्बंध लगते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये हम सोचना कि यही एग्जाम्पल सही है, नहीं, अपने तरीके से देखना, कुछ और भी एग्जाम्पल अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 254 क्या कहता है? आर्टिकल 254 में ये होता है कि न्यायपालिका जो कई बार राज्य क्या करता है, स्टेट जो है वो कानून बना देता है, और वो कानून जो वो संसद के कानून के खिलाफ चला जाता है। भाई किसी राज्य ने कानून बना दिया कि जैसे अभी केरल ने जो है एक कानून बना दिया कि भाई हम जो है सीए को लागू नहीं करेंगे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम कौन होते हो, रद्द करो इस कानून को, तुरंत रद्द कर देंगे। न्यायिक समीक्षा हुई, तुम्हारा कानून सेंटर के कानून के खिलाफ है, इसको रद्द किया जाता है, ठीक है। कई जगह पे ये बोल दिया जाए कि देखो सरकार ने कुछ आयुष्मान भारत की जैसे घोषणा कर दी, कोई राज्य बोले कि नहीं हम नहीं कर रहे, तो फिर से न्यायपालिका आ जाएगी, क्यों नहीं कर रहे बताओ, ठीक है, हम तो अलग से कानून बनाएंगे। नहीं नहीं, तुम सेंटर के खिलाफ थोड़ी बना सकते हो, केंद्र के खिलाफ कानून नहीं हो सकता। जैसे कोई बोल दे कि हमारे देश जो हमारे राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस ही तैनात रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे वो लगता है गांव, तो वो बोल दे सरकार को कि केंद्र सरकार ना आए यहाँ पे, हम अपने आप देखेंगे, तो केंद्र सरकार कहेगी सुरक्षा का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा, और न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायिक समीक्षा होते इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा और सेंटर का जो कानून है उसको ऊपर माना जाएगा। आर्टिकल 256 और 57 में जो है उसमें भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। इसमें यह कहा जाता है कि सेंटर ने जो कानून बनाया है वो कानून राज्य के लिए अनिवार्य होगा, कि भाई सेंटर जो कानून बनाएगा राज्य को उसका पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पालन करेगा तो क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू आएगा, और जुडिशियल रिव्यू क्या होगा कि वो बताएगा कि ये कानून का पालन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके बीच में आगे खड़े हो जाएंगे। आर्टिकल 137 ये अधिकार देता है कि न्यायपालिका स्वयं जो है उसको ये अधिकार है कि वो जा कर के बात कर सकती है, ठीक है, अपने आप में वो खुद ये बोल सकती है कि मैं अपने किसी केस को रिव्यू करना चाहता हूँ, मैंने पहले कोई डिसीजन दिया था, ठीक है। आर्टिकल 37 में ये बात लिखी गई है, न्यायपालिका को स्वयं अधिकार है अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनरावलोकन करने का, ठीक है। ये भी है कि पहले का कोई निर्णय था उसको आज बदल देते हैं, ठीक है, बदला भी जा सकता है। तो ये तो थे कुछ भारत के संविधान के अंदर पुनरावलोकन के कुछ आर्टिकल जिनको आप पेपर में पॉइंट आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरीके से न्याय पुनरावलोकन भारत में सक्रिय है।
इसके अलावा कुछ केसेस के बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे केशवानंदन भारती केस 1973 का केस है, सबसे इम्पोर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है वो यहाँ से जन्म लेता है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, तो इसने ये कहा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में कि सरकार कोई भी संशोधन करे, कोई भी कानून बनाए, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अगर उसके अगेंस्ट दिखाई दिया तो इसमें यह भी हो गया, इससे न्याय पुनरावलोकन की शक्ति जो है या न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो असीमित हो गई सरकार की, सॉरी जुडिशरी की। और उसमें क्या हुआ कि कोई भी कानून बनेगा, कोई भी कानून बना ले सरकार, हर एक कानून पे जो है उसकी जांच की जा सकती है, हर एक कानून की जांच कर सकती है फिर कोर्ट। आईआर कोहिलू केस आया था, उसमें 9वीं अनुसूची के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करनी थी। यानी कि 9वीं अनुसूची जो है उसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973, इससे पहले जो मामले 9वीं सूची में आए हैं उनको छोड़ करके उसके बाद के सभी मामलों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है 9वीं अनुसूची पे। तो 9वीं अनुसूची पे पहले नहीं था कि उसके ऊपर कोई भी रिव्यू किया जाए, लेकिन अब वो भी किया जा सकता है। मेनका गांधी केस है 1978। ठीक है, मेनका गांधी केस में क्या आया कि अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि की सम्यक प्रक्रिया को लेकर, ठीक है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, सम्यक प्रक्रिया को लेकर विधि की स्थापित प्रक्रिया को हटा दिया गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि सम्यक प्रक्रिया होगी, उसको लेकर के आएंगे और विधि की स्थापित प्रक्रिया को हटा दिया गया कि विधि के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई, कानून बन गया। ठीक है, और कानून बन गया तो उसकी एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के आधार पर न्याय होगा। ठीक है, उसको हटा दिया गया। धन विधेयक पर जो है, अगर मान लो कोई दुर्भावनापूर्ण मामला है कि भाई धन विधेयक जो आया है वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, ठीक है, या फिर दुर्भावनापूर्ण कोई चीज़ हुई है, तो उसको लेकर के भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। सबरीमाला केस हुआ था अभी पीछे, इस केस में जो संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न लेके आया गया था। ठीक है, कि भाई संवैधानिक नैतिकता जो है उसके आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन जो हो सकता है। तो कई चीज़ें बताई गई हैं इस मामले को, इन चीज़ों को लेकर के केशवानंदन भारती मामले के बाद में। इसके अलावा जो है मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ, कुछ आधार आप नोट करना चाहें, वो इसके अंदर नहीं है, मैं अपनी तरफ से इसको जोड़ूंगा। मैंने कल इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आधार बताने ज़रूरी है। किन आधार पे? पहला तो किस आधार पे समीक्षा होती है। पहली चीज़ तो ये है, मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा इसको। पहली चीज़ तो ये कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसके आधार पे, मान लो कि विधि बनी हुई है, कानून बना हुआ है, ठीक है, उस कानून का पालन किया जाना जरूरी है। और पालन कैसे किया जाना है कि भाई जो प्रक्रिया है उसके तहत न्याय होगा। ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है, उसके आधार पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान के अंदर जो लिखा गया है उसको वरीयता रहेगी, ना कि ये कि आप कहना क्या चाहते हैं, नहीं होगा वैसा। संविधान क्या कहता है वो सबसे जरूरी रहेगा। दूसरा कि भाई जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है, आप उसको पृथक्करण का नहीं, पृथक्करण का सिद्धांत तो है लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मैंने बताया था ना आपको, यानी कि संपूर्ण कानून, सेवरेबिलिटी का मतलब है कि कानून किस हद तक सही है। ठीक है, इसको आप लिखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और इसका मतलब ये होता है कि न्यायपालिका जो है, कोई भी जो कानून आएगा उस कानून की जब समीक्षा करेंगे
तो उसमें कानून को पूर्णतः अवैध भी घोषित कर सकते हैं, वो अवैध घोषित कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो उस कानून के उस हिस्से को हटा दे जो संविधान के अगेंस्ट है, या कानून का कोई हिस्सा, जो कानून का कोई एक हिस्सा उसको हटा दिया जाए। इसके तहत हो सकता है, ये एक सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे, या एक आधार ये बनता है कि इस आधार पे भी जो है न्यायिक समीक्षा होती है। तीसरा बनता है संविधान की प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत, प्रोग्रेसिवनेस का। ठीक है, यानी कि लिखिएगा, संविधान की प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत। आप सब जानते हैं इस बारे में कि संविधान का रक्षक किसे माना गया है? कोर्ट को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि संविधान जो है वो ऐसा नहीं है कि 70 साल जैसे पहले बनाया था जैसा वैसा ही अब लागू होना चाहिए। वो ये बता सकता है कि देखो 70 साल पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग थी, अब वो चीज़ें बदल रही हैं, तो उनको ध्यान में रखता है। और कानून जो है उसकी जो रूढ़िवादी जो व्याख्या होती है उसको हटा देता है वो, कि भाई जैसा है वैसा ही थोड़ी करना है, प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जैसा उस समय पे था उसकी ज़रूरत ना भी हो, अब दूसरी ज़रूरत हो, उसको हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रगतिशील व्याख्या कर सकता है वो संविधान की, और बता सकता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। एक और लिख लीजिए, कानून की संवैधानिकता के पक्ष में ले लीजिए कि कानून कितना संवैधानिक है। कानून की संवैधानिकता के पक्ष में, इसको देख लीजिए, इसको आधार बना सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा दृष्टिकोण अपना सकता है, वो पॉजिटिव व्यू लेके चल सकता है कि जो भी कानून बनता है वो हमेशा ये सोचता है कोर्ट कि ये कानून संवैधानिक है। ठीक है, यानी कि कानून जो है वो जो सरकार ने बनाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो कोर्ट में आता है उसके ऊपर रिव्यू होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये रहेगी कि कानून संविधान के बिल्कुल अनुसार है। दूसरा ये रहेगा कि कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध है। तो हमेशा ही क्या करेगा वो ये सोच करके चलेगा कि कानून जो है वो संवैधानिक है, इस आधार पे सोच के चलता है। ठीक है, एक बात और नोट करवा देता हूँ, वो भी आप पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। विधायी क्षमता का सिद्धांत मान लीजिए। ठीक है, विधायी क्षमता, ये भी हो सकता है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस माना जाता है। विधायी क्षमता, विधायी क्षमता का मतलब समझते हैं? लिख लीजिए, एक बार बोलता हूँ फिर मैं। देखो, यदि कोई कानून जो बनाया गया है मान लो विधायिका है अपनी कानून बनाने के लिए, वो उसका एरिया ही नहीं है वो काम करने का, कि उसकी क्षमता ही नहीं है। ठीक है, या उसने विधायी प्रक्रिया का पालन किए बिना उस चीज़ को बना दिया। जैसे मान लो सेंटर जो है वो स्टेट सूची पे कानून नहीं बना सकता, या राज्य विधानसभा जो वो सेंटर सूची पे कानून नहीं बना सकती और वो कानून बना दे, तो कोर्ट कहे तुम्हारा अधिकार तो नहीं था इस पे कानून बनेगा, किस लिए बना दिया? तो कोर्ट क्या करेगा? उसको शून्य घोषित कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको अवैध घोषित करके उसको बंद कर सकता है। ठीक है,
इसके अलावा जो कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कुछ विषय हैं, पहले उन विषय को देखते हैं कि विधायिका के किसी कृत्य का पुनरावलोकन करना हो, कार्यपालिका का कोई काम है उसका पुनरावलोकन करना हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो उसका पुनरावलोकन करना हो, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन, उसका अवलोकन हो सकता है, और संविधान का उल्लंघन और सीमित सरकार के लिए जो है उसके आधार पे भी जो है ये किए जा सकते हैं। लिमिटेशंस मैं बताता हूँ, ये लिमिटेशंस नहीं है, ध्यान रखना। लिमिटेशंस में वैसे वोकल तौर पे बता देता हूँ, आपको याद रखिएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो क्या करता है, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके आधार पे होता है, ठीक है, औचित्य के आधार पे नहीं होता है। यूएसए में औचित्य के आधार पे होता है। औचित्य मतलब कि देखो प्रक्रिया कैसी भी हो, जरूरत क्या है, सही है या गलत है, उस आधार पे होना चाहिए कि भाई सही किया या गलत किया, जरूरत थी या नहीं थी, ठीक है। लेकिन क्या है, हम यहाँ विधि की प्रक्रिया स्थापित प्रक्रिया के द्वारा चीज़ें करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका का जो निर्णय है वो उस संशोधन को बदल देता है कई बार, यानी कि फिर सरकार काम कैसे करेगी, ये लिमिटेशन है, ठीक है। वो उसकी संशोधन को बदला जा सकता है। तो और फिर और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं कि जैसे न्यायपालिका ने जो है वो आत्मनियंत्रण की जो व्यवस्था है उसको अपनाया हुआ है, और न्यायिक पुनरावलोकन को जब भी वो करती है तो बहुत सारे सिद्धांत लगा करके करती है, ऐसा नहीं कि वो वैसे ही कर देती है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि भारत में ये देखा जाए कि इसकी सीमाओं के अंदर, ये मत सोचना कि मैं इसकी आलोचना ही बता रहा हूँ, आपको आलोचना नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये करती है तो इसकी सीमाएं हैं, किन सीमाओं में रह करके ये करती है। तो जैसे कोई भी करती है तो सिद्धांत लगाएगी। जैसे मैंने ये 5 सिद्धांत बताए ना आपको, 5 आधार बताए ना मैंने आपको, ये 5 आधार देखेगी वो, ठीक है। फिर वो जैसे विधि की सम्यक प्रक्रिया या स्थापित प्रक्रिया उसके आधार पे देखती है, ठीक है, और कंट्रोल करके रखती है चीज़ों को, ठीक है। कानूनों के संशोधन में देख सकती है, अनुसूची 9 में जो विषय डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन अब हो सकता है। इन सब चीज़ों के आधार पर ये सीमाएं मान सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। क्या विश्लेषण हो कि इसके प्रभाव क्या रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझना कि आप सिर्फ यूजीसी नेट नहीं पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कई बच्चे जो हैं मेरे हिसाब से एचटेट का पेपर होना है तो उस वाले बच्चे भी होंगे, तो आपको इतना डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं तो आपको बिना डिटेल पढ़े एचटेट वाले बच्चे जो हैं वो एडवांस नहीं समझ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का। जब तक पॉलिटिकल साइंस को एडवांस नहीं समझा जाएगा, उसकी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल साइंस, संविधान के आर्टिकल पढ़ने से संविधान याद नहीं होता है, वो तो हर एक एसएससी वाला बच्चा बता देगा आपको। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आप टीचर बनने वाले, पॉलिटिकल साइंस के मास्टर बनने वाले, तो मास्टर बनने के लिए तो यही होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस आपको आनी चाहिए, संविधान का हर एक पक्ष आपको मालूम होना चाहिए, आप संविधान की नैतिकता के प्रश्न को समझते हो, वही आपसे पूछने की कोशिश करता है पेपर में एग्जामिनर जो भी होता है, ठीक है। तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, आप रैशनली सोचेंगे तब चीज़ें आएंगी। लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा है उसका, तो लोकतंत्र पे एक तो नकारात्मक प्रभाव देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कम है। पहली तो ये शक्ति पृथक्करणता का सिद्धांत इसे बाधित होता है कि भाई देखो कार्यपालिका न्यायपालिका जो हैं और विधानपालिका तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधानपालिका के कामों में हस्तक्षेप करती है। ये तो गलत है, लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र क्या अपनाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो रहा है। फिर दूसरी चीज़, न्यायपालिका की तानाशाही से जन्म ले सकती है, ठीक है, और विधायिका की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। भाई विधायिका कोई कानून बनाए, कल को न्यायपालिका कहे लाओ हमें दो, हम देखते तुम्हारा कानून ठीक है या गलत, समीक्षा करेगा, कहेगा गलत है, कर दो इसको सुनने, मतलब विधानपालिका कोई जिम्मेदारी ही नहीं बची उसकी। तीसरी चीज़ की न्यायपालिका पुनरावलोकन की अवधारणा ने अन्याय की अवधारणा को जन्म दिया। पुराने दोषियों पर से कानून पहले वाला कानून नहीं हटाते, यानी कि जो पुराने दोषी हैं उन पर से पहले वाला कानून नहीं हटाया जाता है, वो ऐसे कैसे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अन्याय हो जाता है, कई लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। समाज के परिवर्तन को बदलने का प्रयास कर रही है,
समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से हम कानून बना देते हैं कि सोशल चेंज हो रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि अब इस कानून की ज़रूरत है कि भाई समाज में परिवर्तन की ज़रूरत क्या है, कि भाई हमें रोड कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट कंपनियां और निजी कंपनियां कुछ जो वो स्थापित करनी है, उसके लिए हमें ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो भूमि अधिग्रहण के मामलों में जो है फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आकर न्यायपालिका बीच में आती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका अधिकार है, ये अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता, तुम क्यों छीन लोगे इससे। तो फिर कहें डेवलपमेंट कैसे होगा, वो कहेगा हमें नहीं पता, अपनी डेवलपमेंट कहीं और करिए। आप परिवर्तन लाना चाह रहे हैं समाज में, मतलब आप रोजगार पैदा करने के लिए कंपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं उनकी ज़मीन पे, लेकिन कोर्ट कहता नहीं लगने चाहिए ऐसे। ठीक है, तो न्यायाधीश जो अपने विचारों के समाज में कानून लागू करते, फिर वो कहते हैं नहीं, ठीक नहीं है ये। न्यायपालिका अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन कर सकती है कि उसने पहले 10 साल पहले कोई डिसीजन दिया था, आर्टिकल 137 के हिसाब से क्या करेगी, हम रिव्यू कर रहे हैं उसका और आज उसे बदल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रशासन जो वो परेशान रहता है, उसके सामने समस्याएं आती हैं, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, अपने पुराने डिसीजन को चेंज कर देगा। अब कोर्ट क्या करेगा, प्रशासन क्या सोचता, प्रशासन सोचेगा कि यार इसने तो बदल दिया, अब क्या करें, वो कहेगा बदलो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जैसे न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो क्या है, वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि सरकार को किसने चुना है, जनता ने चुना है। ठीक है, सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, कानून कौन बनाएगा, जनता के लिए सरकार बनाएगी, सरकार को जनता ने चुना है, उसके बहुमत से आई है। लेकिन यहाँ पे जो है न्यायपालिका उस लोगों की सरकार के द्वारा बनाए कानून को ही अमान्य घोषित कर देती है। ठीक है, न्यायपालिका को जनता जानती तक नहीं है ये कौन है, बीच में आकर के अटक गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बिगड़ रही हैं। इसके बाद जो है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी रहे हैं, यानी कि सारे नेगेटिव इफेक्ट, ये सब कुछ न्यायपालिका ने तो कूड़ा कचरा कर दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट भी रहे हैं। न्यायपालिका ऐसी नहीं है। देखो, जहाँ जनता की राजनीतिक चेतना कमज़ोर है, जनता समझ नहीं पाती, किसी भी, मान लो कि जनता ये नहीं समझ पाई कि इस कानून के पीछे है क्या, ये कानून जो बन रहा है। ठीक है, तो न्यायपालिका कहती लाओ हमें दिखाओ, हम बताते ना क्या है तुम्हारे कानून के अंदर। तो वहाँ पे न्यायालय जो हस्तक्षेप करता है और जनता के हितों की रक्षा करता है और क्या बताता है कि देखो लोगों को तो पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, हमें तो पता है ना, इसलिए क्या कहेगा वो, रद्द करो इस कानून को। और या फिर ये कहेगा कि इतने प्रतिशत जनता के हित में नहीं है ये आप तानाशाही मत करिए, इसको जीरो किया जाता है, 20% जीरो करते इसको। ठीक है, फिर जैसे सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप व्यवस्था परिवर्तन को सुनिश्चित कर रहा है। वो क्या करता है कि भाई समाज में सोशल चेंज हो रहा है, तो वो कहता है कि सोशल चेंज होने से सिर्फ ये नहीं है, सिस्टम में भी तो चेंज होना चाहिए, सिस्टम के अंदर भी चेंज को व्यवस्थित करता है। इसके बाद सीमित सरकार की अवधारणा जो है, यानी कि सरकार कहीं तानाशाह ना हो जाए, आज कानून बनाया, कल फिर दूसरा कानून, फिर तीसरा कानून, अपनी मनमर्जी से ऐसे कानून थोपते चले जाएं। कहीं पे ये कहें कि हम CAA लेके आए हैं और उसके अंदर सिर्फ धर्मों का नाम लिख दिया है, कोर्ट कहेगा कि तुमने सिर्फ इन धर्मों को क्यों लिखा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोग क्या प्रताड़ित नहीं होते। वो रिव्यू का मामला है, तो कोर्ट देखेगा, उसको बताएगा कि ये ठीक नहीं, ये गलत नहीं। ठीक है, उसको सुनिश्चित करेगा। तो विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी जो होती है उसको रोक देता है कि मनमाने तरीके से काम नहीं करेंगे। फिर संविधान सर्वोच्च है, संविधान के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते, तो उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखना इसका काम है, उस सर्वोच्चता को बनाए रखता है। जनता के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको मजबूत करके रखता है। अगर कोई उल्लंघन होता है तो रिट जारी कर देगा। ठीक है, और इससे क्या है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें थोड़ा मोटा और देख लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है, उसका क्या मतलब बनता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि महत्व ये है कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि संविधान ही प्राइमरी है, संविधान के बेस पे ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अलग से कोई चीज़ नहीं, अपनी मर्जी से नहीं हो सकती है। फिर संघीय संतुलन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये गलत लिखा हुआ है, केंद्र लिखो, इसको केंद्र लिख लीजिए। केंद्र और राज्यों के बीच जो संतुलन बनाने में जो है बहुत महत्व है, केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, तीसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और एक चीज़ लिखना चाहिए कि जो कार्यपालिका और विधान पालिका है उसकी जो तानाशाही है उसको रोकता है। ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं आप कि बहुत सारे सिद्धांतों के आधार पर काम करता है
और साथ में जो न्यायालय है, न्यायालय ने जो है हर मामले को तर्कसंगत आधार प्रदान किया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो हैं वो देख पाए न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा जाते जाते जो है हम एक बार लगभग 20 मिनट का और लगेगा लेक्चर, न्यायिक सक्रियता या अति सक्रियता के बारे में जान लेते हैं कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसके बारे में। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, और या इसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविज्म ये कह सकते हैं, ओवर रीचिंग कह सकते हैं, मौलिक अधिकारों के मुद्दे पे आता है और स्थापित कानूनों के मुद्दे पे आता है। ठीक है, इन दोनों के लिए न्यायिक सक्रियता होती है। न्यायालय जो हो इन दोनों के लिए सक्रिय होता है कि मौलिक अधिकारों के मुद्दों पे, ठीक है, तो और दूसरा स्थापित कानूनों के मुद्दे पे आ जाता है। तो थ्योरी क्या कहती है, इसके पीछे की थ्योरी क्या कहती है? देखो पहले तो एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन के कारण क्या हैं, वो लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखो सक्रियतावाद भी वही है जो एक्टिविज्म भी वही है जो पुनरावलोकन है। जैसे कि विधान पालिका और कार्यपालिका के जो काम होते हैं उनके कामों में हस्तक्षेप करना, ये भी जुडिशरी का एक्टिविज्म है। और एक्टिविज्म में होता है कि पहल कदमी करके हस्तक्षेप करना। ठीक है, और स्वयं कई बार क्या होता है, स्वयं कई बार कानून बना देना किसी मुद्दे को देख करके, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हालात को देख करके जो है न्यायपालिका स्वयं एक्शन में आती है और उसको देख करके कानून बना सकती है। ठीक है, ये भी उसका सक्रियता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप कि कार्यपालिका और विधान पालिका का जो काम करने का एरिया है, उस एरिया में न्यायपालिका सक्रिय हो जाए, उसे भी आप कह सकते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत में कार्यपालिका, विधायिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके अंदर अक्षमताएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों क्या हैं, अपने कामों को करने में अक्षम हो गए हैं। अक्षम मतलब कि सक्षम नहीं हैं, ये कमज़ोर हो रहे हैं। और क्या करते हैं इस मामले में? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, वायलेशन होगा उनका। ठीक है, उसके लिए करती है। आर्टिकल 21 जो है उसमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। उस जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या करते हुए जो है वो जुडिशरी जो है एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ जज ऐसे हुए हमारे देश के अंदर जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जैसे PN भागवती PIL लेके आए थे। साथ में इनके VR कृष्णमा अय्यर हैं। कृष्णमा अय्यर जो हैं उन्होंने भूमिका निभाई है। ठीक है, फिर जनहित याचिका प्रणाली का विकास हुआ है कि PIL आई, तो उसके कारण भी जो है ये जुडिशरी जो वो एक्टिव हो गई है। ठीक है, तो क्या है, इसके पीछे के कारण तो बनते हैं ये। इसके बाद कुछ थ्योरीज लागू होती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ वैकेंट स्पेस, यानी कि जब कार्यपालिका और विधायिका जो हैं, ये विधायिका अपने काम को सही से नहीं कर पाती तो न्यायपालिका उसके अंदर हस्तक्षेप करती है। थ्योरी ऑफ सोशल वांट्स की, सोशल वांट्स मतलब कि समाज क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है वो सिद्धांत काम करता है। जैसे हम ये चीज़ देखते हैं कि वैश्वीकरण ने जो है सोसाइटी पे बहुत प्रभाव डाले हैं। ठीक है, तो समाज की जो गति है वो बहुत तेज़ी से चल रही है आज के समय पे, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सोसाइटी के अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, तो कानून में बदलाव हो रहा है और इसलिए कई लोग जो हैं ये सोचते हैं कि न्याय भी जो बहुत जल्दी में मिलना चाहिए, तीव्र न्याय होना चाहिए। ठीक है, त्वरित कानून न्यायालय जो है वो बना दे। ठीक है, उस तरीके से काम करने की बात है। अब ओवर रीचिंग कैसे है? न्यायपालिका अति सक्रिय हो गई। ओवर रीचिंग का मतलब है न्यायपालिका बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, सब कुछ न्यायपालिका ही देख रही है। ठीक है, स्वयं पहल करके नए मुद्दे को जन्म दे रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति मुद्दा ना भी लाए तो न्यायालय स्वयं उसकी अगुवाई कर लेता है, स्वयं उसकी सुनवाई कर लेता है। ठीक है, जैसे जुडिशियल रिव्यू को हम यहाँ पे देखते हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म को हम यहाँ देखते हैं, दो चीज़ों के थ्रू वो करता है। जैसे इसने जुडिशियल रिव्यू में एक छोटा सा केस देखिए, आत्महत्या का मामला था। ठीक है,
आईपीसी 309 के तहत जो है इसमें क्या कर दिया गया कि आईपीसी 309 को 2013 में आईपीसी 309 को 2013 में इन्होंने आपराधिक नहीं माना, कहा कि आपराधिक नहीं है अब ये, ठीक है, जबकि 2009 में कहा गया था नहीं नहीं ये आपराधिक है, ठीक है, जबकि 2013 में ही 4 साल बाद जो है इसको कर दिया गया कि ये आपराधिक नहीं है, ठीक है। तो आत्महत्या जो है उसको पैसिव यूथनेसिया का अधिकार दे दिया गया है। पैसिव यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया, दो अधिकार होते हैं। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब है कि व्यक्ति सही संपन्न है और सब कुछ कर लिया है, कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारी चीज़ें साधन हैं, फिर भी ये चाहता है कि अब मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। तो कोर्ट कहता है कि नहीं मरने देंगे, अब नहीं मर सकते, तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। एक व्यक्ति ये हो कि भाई असहाय हो गया है, ठीक है, बीमार पड़ गया है, ऐसी बीमारी का शिकार हो गया वो ठीक नहीं हो सकती और कुछ साल बाद उसे मरना ही है और उसकी वजह से पूरा घर परिवार रिश्तेदार सब परेशान है और घर में आर्थिक हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, तो उसको ये बोल दिया जाए कि भाई इसकी जीवन रक्षक प्रणाली जो है उसको हटा लिया जाए। ये पैसिव यूथनेसिया है कि भाई इसको प्राकृतिक मौत ही देनी है लेकिन किसी को इसे मारना नहीं है। जीवन रक्षक प्रणाली का मतलब है कि इसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, हटा दो, ठीक है, इसको दवाइयाँ दे रहे थे, मत दो, ठीक है, इसको खाना पीना तो देना है, दवाइयाँ नहीं देनी, दवाइयाँ मत दीजिए, ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। ये पैसिव यूथनेसिया है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर जो है इन्होंने पूर्ण न्याय, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या कि पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए जो है न्यायपालिका कई बार जो स्वयं कानून बना देती है, ठीक है। आर्टिकल 142 यही कहता है कि वो कानून बना सकती है, ठीक है, न्यायपालिका। तो ये भी कई बार हो जाता है, जैसे आप कई बार देखेंगे ओवर रीचिंग के अंदर जब चीज़ें आती हैं तो जब न्यायपालिका किसी मुद्दे पर या समस्या पर नीति निर्माण करने लगे तो उसे ओवर रीचिंग कहा जाता है कि स्वयं खुद नीति निर्माण कर रही है, खुद कानून बना रही है। जैसे आपने देखा कि भ्रष्टाचार पे एसआईटी बनाना, निर्भया केस कांड हुआ था उसके दौरान जो है फास्ट ट्रैक जस्टिस के लिए जो है गिरफ्तारियां करना और उनको न्याय दिलवाने के लिए काम करना। राफेल डील के लिए नियम बना देना कि राफेल डील कैसे होगी, वो नियम बना दिया गया। कोरोना समय पे ऑक्सीजन किसको कितनी देनी है ये डिसाइड कर दिया गया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि किसको कितनी दोगे, दिल्ली को कितनी मिलेगी, हरियाणा को कितनी मिलेगी, पंजाब को कितनी मिलेगी, ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं कई बार जो है वो डिसीजन दे देती है। जैसे अभी भी पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला था, रद्द कर दिया गया, कहा कि नहीं ठीक नहीं, गलत है, ये प्राइवेसी का अधिकार छीन लिया तुम लोगों ने, आरटीआई के दायरे में लाओ इसको सब कुछ, ठीक है, आरटीआई में ले आए इसको। इसके बाद जो है न्यायिक सक्रियता का आरंभ कब होता है, ठीक है, बहुत कम मामला, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हम, सिर्फ एक पीआईएल और आएगा उसको पढ़ाएंगे। एसपी गुप्ता केस आता है 1982 में और इसी केस से जो पीआईएल का सिद्धांत आता है, ठीक है, और पीआईएल का सिद्धांत लाने वाले व्यक्ति हैं वीआर कृष्णमा अय्यर और पीएन भगवती, इन दो लोगों का नाम आता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, इसकी चुनौतियाँ क्या बनती हैं। देखो न्यायिक सक्रियता की, कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका हो जाएगा, विधायिका वर्सेस न्यायपालिका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका की कानून में न्यायपालिका हमेशा हस्तक्षेप कर रही है तो उससे कार्यपालिका जो हो न्यायपालिका के अगेंस्ट रहेगी और न्यायपालिका उसके अगेंस्ट रहेगी, ठीक है। विधायिका के अगेंस्ट न्यायपालिका यानी कि संसद के अगेंस्ट न्यायपालिका काम करेगी, न्यायपालिका संसद के अगेंस्ट रहेगी, ठीक है। वैश्वीकरण में क्या है, जो सूचना तंत्र है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इससे क्या है सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करता रहता है, ठीक है, और इसमें सरकार में जो है विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा। सूचना तंत्र मतलब इतना मजबूत है, ख़त्म होने का मतलब ये है कि सूचना तंत्र इतना मजबूती से काम करता है कि सूचनाएं तुरंत लोगों तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कई बार सरकार उन चीज़ों को दबा लेती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है सरकार की नीतियों में, ठीक है। तो इसमें क्या है सरकार में विश्वास कमज़ोर हो जाता है और लोकतंत्र की जो कमजोरी है वो सामने आ जाती है, ठीक है। कोर्ट जो है अनप्रैक्टिकल डिसीजन दे देता है, कई बार अनप्रैक्टिकल डिसीजन आ जाते हैं, ठीक है। उसके निर्णय को लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अब उसने यही मान लीजिए कि ऑक्सीजन वाला पार्ट डिसाइड किया उसने, ठीक है, और फिर करप्शन के लिए एसआईटी बना दी,
सरकार के यार इस पे काम कैसे करें हम, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब कोर्ट ने एक दो डिसीजन, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में डिसीजन दिया, उसने कहा कि महीने भर के अंदर हमें सारी चीज़ें सौंप दो लाके। फंस गए। वो कह रहे हैं महीना नहीं, महीना नहीं, इतने दिनों में देंगे, इतने दिनों में देंगे। तो ये भी हो जाता है कई बार, लेकिन कोर्ट इस मामले में सक्रिय हो गया। कोर्ट कानून बना देता है कई बार, लेकिन कानून को लागू करने वाली जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। भाई एग्जीक्यूटिव है जो, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन थोड़ी है। ठीक है, वो कानून बना करके दे देता है। ठीक है, बोल देगा। जैसे कई बार क्या होता है, इसने कानून बना दिया कि दीपावली पे पटाखे जो हो रात के 10 से सुबह तक नहीं बजने चाहिए। अब जो कार्यपालिका वो लागू करे ना करे उसकी मर्जी है, वो देखे ना देखे। ठीक है, तो निर्णय जो दिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं बचता है। ठीक है, कोर्ट अगर ज़्यादा काम करेगा तो जितने केस पेंडिंग हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, और उससे क्या होगा, न्याय में देरी होगी, और न्याय में देरी का मतलब अन्याय होता है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हुए हैं एक्टिव होने के, कोर्ट एक्टिव हो गया, फ़ायदे क्या हुए। सकारात्मक प्रभाव देखिए, वैश्वीकरण के कारण जो है वो चेतना का विकास हुआ है लोगों में, लोग सोचना शुरू किए हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि तीव्र न्याय की मांग जो वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, कि भाई लोग जो हैं धीरे धीरे जो है सोचना शुरू करते हैं, वहाँ की चीज़ों का यहाँ पता है, यहाँ की चीज़ों का वहाँ पता है। ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ठीक है, इसके कारण जो लोग बहुत जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी पता चल जाता है चीज़ों का, तो उससे सोचते हैं कि ये न्याय होना चाहिए। ठीक है, जब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है तो कार्यपालिका जो सुस्त पड़ी होती है वो भी एक्टिव हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया, अब एक्टिव हो जाओ। राजनीतिक दल जो वो संवेदनशील मुद्दों से बचते रहते हैं, यानी कि ऐसे मुद्दे जो समाज के लिए जरूरी मुद्दे हैं, जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी मुद्दा है, किसी समुदाय के लिए जरूरी मुद्दा होता है, तो राजनीतिक दल उन पर डिबेट करने से या उनके ऊपर बात करने से बच जाते हैं। तो इसमें न्यायपालिका बीच में आ गई। बचते क्यों हैं, क्योंकि वोट के कारण जो हो वो चुप हो जाते हैं, उससे प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं, और उससे क्या होता है, न्याय की अवधारणा कमज़ोर हो जाएगी। जैसे मान लो कोई रेप केस हुआ, राजनीतिक दल जो है उसके ऊपर चुप बैठा रहेगा बहुत बार। ठीक है, करप्शन के मामले है, राजनीतिक दल चुप बैठ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा है, इसके ऊपर राजनीतिक दल चुप बैठ गए। ठीक है, कोरोना टाइम पे जो है राजनीतिक दल चुप बैठा दिए जाते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक चला जाए कहीं। ठीक है, जैसे किसी समुदाय विशेष का मामला आ जाए तो राजनीतिक दल नहीं बोल पाता, चुप हो जाता है, लेकिन कोर्ट बोल सकता है। इसीलिए न्यायपालिका के हस्तक्षेप में जो गंभीर मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दों को, और समाज में जो न्याय की अवधारणा है वो बनी हुई है, वो मजबूत है। लोग उम्मीद करके बैठ जाते कि सुप्रीम कोर्ट तो कुछ करेगा, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, समाज में अधिकारिता उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण योगदान कोर्ट का है, कि भी अधिकार दिलवाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कोरोना के समय पे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया। ठीक है, तो वो जीवन रक्षा का काम किया। भाई सरकार क्या कर रही थी, दे ही नहीं रही थी, किसी को कम दे रही है, किसी को मर्जी से ज़्यादा दे रही है, यानी कि पूर्वाग्रह आ रहे हैं। जिस राज्य में केंद्र वालों की सरकार नहीं है उस राज्य को नहीं मिल रहा है, जिस राज्य में केंद्र की सरकार है उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये भेदभाव क्यों, वहाँ के लोग मरने के लिए थोड़ी हैं, तुम्हारी सरकार नहीं तो इसका मतलब तुम उन लोगों को मार दोगे। तो कोर्ट ने सीधे से बोला कि ये जीवन रक्षा का बात है, इसको हिलने मत दो। तो ऑक्सीजन डिसाइड कर दी कि इस हिस्से में डिसाइड होगी। विशाखा केस बनाम 1997 में, ये राजस्थान का केस है, विशाखा केस बनाम राजस्थान 1997 में महिलाओं के लिए काम के स्थान पर सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, ये बहुत बड़ा फैसला था। ठीक है, जनता को न्याय सुलभ करवाना, ये बहुत बड़ा फैसला था। ये सब सारी चीज़ें, और कई बार क्या होता है बैकलॉग भरवा देना, जैसे नौकरियों में बैकलॉग करवाना, बैकलॉग के एंट्री करवाना, वो सब चीज़ें। तो न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता से जो है समाज को गतिशील बना दिया, डायनामिक बना दिया है। ठीक है, उन सब चीज़ों में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो हो नियंत्रण और संतुलन की संकल्पना चलती रहनी चाहिए, यानी चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट जो चलता रहना चाहिए, और तीनों अंगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए कर्तव्य निर्वहन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेंगी। अब पीआईएल के बारे में थोड़ा सा देख ले, पीआईएल पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कई बार। पीआईएल को देखिए, पीआईएल क्या कहती है। पीआईएल में है कि जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी अवधारणा 1960 के दशक में अमेरिका में शुरू होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको जो है कुछ समूहों द्वारा, कुछ हित समूहों द्वारा
वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था कि भाई PIL शुरू की जाए ताकि लोगों की बातें सुनी जा सके। ठीक है, तो जनहित याचिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्शन लेना शुरू किया, उसने ये कोशिश की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती जो है ये आते हैं। और इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, पूछा जाता है। और PIL की जो है, PIL को हम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं, क्लास एक्शन लिटिगेशन बोल सकते हैं, कई अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, कई तरीके से हम कह सकते हैं। अर्थ की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या बनता है, तो ये मैंने मिटा रखा है यहाँ से, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। देखो, जनहित याचिका का मतलब है कि एक ऐसी याचिका जिसके द्वारा न्यायालय में किसी विषय को ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है जो स्वयं उससे संबंधित नहीं है, उसके साथ पूर्णतः जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बस बात ये होती है कि PIL के अंदर जब भी आप देखेंगे कि कोई विषय होगा, लेके कौन आएगा, कोई भी व्यक्ति। विषय कैसा हो, जनहित का, बस इतनी ही जरूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई थी ये। ठीक है, तो शासन की जो प्रामाणिकता है उसको डिसाइड करने के लिए, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, न्याय तक समाज का सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचाना सुगम हो सके। भाई देखो, कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति गरीब है, वो नहीं आ सकता। एक सिद्धांत आता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकस स्टैंडी में क्या होता है कि जनहित याचिका जो है वही व्यक्ति दायर कर सकता है जो व्यक्ति उससे प्रभावित है। ठीक है, यानी कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति ही न्याय मांग सकता है। यानी कि मान लो किसी के साथ गलत हुआ और वही न्याय मांगेगा, मैं नहीं मांग सकता उसके लिए। लेकिन इस सिद्धांत को PIL ने कमज़ोर बना दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात आ गई कि देखो, PIL जो है, मान लो ये जो पीड़ित व्यक्ति है ये सामाजिक तौर पे कमज़ोर है, ये गरीब है, असहाय व्यक्ति है, या फिर कोई जैसे दिव्यांग व्यक्ति है, या इसका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन इसको आगे नहीं आने दे रहा, तो इस व्यक्ति को तो कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए PIL आती है। और PIL को जो है वो कोई भी व्यक्ति लेके जा सकता है, कोई सामाजिक व्यक्ति लेके जा सकता है। ठीक है, जैसे सामाजिक व्यक्ति लिखिएगा, ठीक है, कोई सिविल सोसाइटी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, NGO जो वो काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं, या प्रेशर ग्रुप जिसे आप कह सकते हैं, प्रेशर ग्रुप वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये भी जा सकते हैं इसको लेकर के। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत अब लागू नहीं होता इसके ऊपर। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, मौलिक अधिकारों को लागू करवाना। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, कोई भी नागरिक सार्वजनिक कारण होना चाहिए, जनता या लोक कल्याण के लिए, हितों के लिए याचिका दायर करना न्यायालय जा सकता है। ये भी हो सकता है न्यायालय स्वयं भी इसमें संज्ञान ले सकता है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाया जाएगा, 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में। और ये जैसे ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर है, और ये फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर इशू उनको लेकर के है। और CRPC की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट की जो अदालत है उसमें भी जाया जा सकता है। ठीक है, और एक और बात, खुद स्वयं अपने आप भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो इसके ऊपर संज्ञान ले सकती है।
ठीक है। और इसको ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे जा सकते हैं, आप कोई भी जो है ये भी कर सकते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई पत्र लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, उसके द्वारा भी आप जो है PIL दायर कर सकते हैं, वहाँ से भी आ सकता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कार्ड पिटीशन, पोस्ट कार्ड पिटीशन भी बोला जाता है PIL को, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें ऐसी। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आर्टिकल 32 के तहत आती है, ठीक है। आर्टिकल 226 में भी आती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको। किसी व्यक्ति, किसी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है ये, ठीक है। जब किसी अवैध तरीके से बंदी बनाया गया हो किसी को, उसके विरुद्ध जारी की जाएगी। प्राइवेट व्यक्ति को भी ये जारी की जा सकती है, ठीक है। तो क्या करना होता है कि मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसको क्या कहेंगे, उसको प्रस्तुत करिए, उसका शरीर प्रस्तुत करिए हमारे सामने। यदि गिरफ्तारी अवैध है तो बंदी व्यक्ति को छोड़ने का आदेश होगा और जो प्राधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकारी जो अथॉरिटी है जिसने गिरफ्तार किया, जिसने बंदी बनाया। कुछ मामलों में ये हो सकती है, इसके कुछ अपवाद हैं कि भाई डिटेंशन जो है व्यक्ति की जा सकती है, वो देशद्रोह का मामला हो या कुछ और मामला हो, उन मामलों में हो सकती है। परमादेश, मैंडामेस, सर्वोच्च आदेश, मैंडामेस बोला जाता है इसको, कि हम आदेश देते हैं, इसका मोटो वाक्य आता है। कार्यपालिका किसी प्राधिकारी, ऐसा व्यक्ति जो सरकार के जनहित कार्य में संलग्न हो, उसके अगेंस्ट आएगी, ठीक है। जब ये अपना कार्य या उत्तरदायित्व पूरा न कर रहा हो, कहे कि मैं नहीं कर रहा, मना कर रहा हो, तो कोर्ट कहेगा कि हम आदेश दे रहे हैं, करो इसको, ठीक है। तो अपनी सीमा में रहते हुए जो उत्तरदायी का निर्वहन करने के लिए कोर्ट जो उसे बोल सकती है। फिर प्रतिषेध की बात आती है, प्रोहिबिशन, यानी कि रोक लगाना, मना कर देना कि हम रोक लगा रहे हैं, मना कर रहे हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय जो है, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको भी कह सकती है, अधीनस्थ न्यायालयों को भी कह सकती है, अपने अधीन जो लोग आते हैं उनको भी कह सकती है, ठीक है। और कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये बोल सकती है, ठीक है। न्यायिक संस्थानों को बोल सकती है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ को हटा देना। यहाँ आप कर सकते हैं, एक तो उसके जो कनिष्ठ न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बोल सकती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल, ठीक है, उनको ये बोला जा सकता है। SDM, NGT, कैट, ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं। जब किसी मामले में इन ऊपर वाले लोगों में से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई सुनवाई आरंभ कर दी हो तो ये कहेंगे कि रुक जाओ, छोड़ दो, इसे हमें दे दो, ठीक है। तो आदेश होगा, कार्रवाई रोकी जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया जाए, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है, इन दोनों में एक बात कॉमन आप ये नोट कर लेना, दोनों ही एक जैसी हैं, बिल्कुल इन्हीं लोगों को जारी की जाएगी, उत्प्रेषण भी, शरटोरी भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डिसीजन से पहले आती है, निर्णय से पहले, ये आती है निर्णय के बाद। निर्णय ले लिया गया है, डिसीजन दे दिया गया है, उसके बाद ये जारी की जाएगी, ठीक है। तो इसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहा जाता है कि डिसीजन दे दिया ना, लाओ हमें दो, हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं अब इस डिसीजन का, ठीक है। तो अब आता है अधिकार परीक्षा कि किस अधिकार से, इसका मोटो वाक्य क्या है, किस अधिकार से, कौन सा अधिकार था आपको। यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी पद पे जाके बैठ जाए, पद के योग्य नहीं है और पद पर बैठ जाए, ठीक है, तुरंत तत्काल पद से इस्तीफा देना पड़ेगा उसे, ठीक है। और किसी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा, हमने जो मामला समझा कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, PIL वाला भी, जुडिशियल रिव्यू वाला भी, एक्टिविज्म वाला भी, ठीक है। कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं, फ़ायदे हो सकते हैं, ये आप अब करवाने का समय तो नहीं है, करवाए जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करवा सकते अभी, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।